तो आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेज़रमेंट इसको स्टडी करने वाले हैं। और ये यूनिट और मेज़रमेंट 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस में भी देख चुके हैं। और होल एकेडमिक ईयर में हम लोगों को लगभग 10 यूनिट्स यहाँ पर कंप्लीट करनी होती हैं और लास्ट वाली यूनिट उसमें ऑसिलेशन एंड वेव्स है। और जैसा कि फ़िज़िक्स की शुरुआत में हम ये ध्यान रखते हैं कि हम एक एक बारीकी को पकड़ के चलें, जिससे कि अगले वाले जो रास्ते हैं, स्टेप्स हैं, वो लगातार हमारे लिए आसान होते जाएं और एक लिंक दूसरे लिंक से जुड़ता जाए। इसीलिए हम ये कोशिश करेंगे शुरू से ही और ध्यान देंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट हमारा साथ के साथ क्लियर होता जाए और वह कॉन्सेप्ट जब आगे वाली टर्म्स में यूज़ हो तो हम उसे अच्छी तरह से लगा पाएँ। क्योंकि बच्चों, हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स बेसिकली कॉन्सेप्ट वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर होगा। यदि वो अप्लाई कर सकता है चीज़ों को, तो वो अपने आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उन वाले चैप्टर्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकता है और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के भी क्वेश्चंस को भली भांति सॉल्व कर सकता है। तो बच्चों, पहला चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेज़रमेंट और टॉपिक हमारा है मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट इज़ एन एंटिटी विच टेल्स दैट वी आर रिक्वायर द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज का एक्चुअल पता लगाने के लिए क्या करना होता है, हमें मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है ना। तो जैसे हमारे पास में कोई दीवार है, सामने कोई दीवार बनी हुई है मान लीजिए, और दीवार है तो दीवार की लंबाई और चौड़ाई आप आँखों से देख के एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेज़रमेंट की आवश्यकता करनी होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सुबह सुबह दूध वाला आता है हमारे यहाँ पर। दूध वाले से जब दूध लेते हैं तो हमें 1 लीटर दूध लेना है, तो उसके लिए भी हमें दूध मेज़र करके लेना होता है। ऐसा नहीं करते हैं कि अपने बर्तन को उसकी बाल्टी में या टैंक में डाल दें और दूध को बाहर निकाल लें। तो किसी फिज़िकल क्वांटिटी के एक्चुअल शेप और साइज का पता लगाने के लिए, मात्रा का पता लगाने के लिए बच्चों मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है। तो मेज़रमेंट के लिए क्या आवश्यकता, मतलब क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? तो सबसे पहले मेज़रमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए होगा कि आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी को किस स्टैंडर्ड में मेज़र करना चाहते हैं। मान लीजिए कि किसी रॉड की लेंथ निकालना चाहते हैं, तो रॉड की लेंथ को निकालने का स्टैंडर्ड कुछ और होगा, है ना। मान लीजिए टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टाइम को कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड कुछ और होगा। इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने का भी स्टैंडर्ड कुछ और होगा। तो हर एक फिज़िकल क्वांटिटी के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। और सबसे पहला स्टैंडर्ड, सबसे बेसिक स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ना है हमें? यहाँ पर लेंथ का स्टैंडर्ड लेके चलते हैं हम सबसे स्टार्टिंग में। तो लेंथ का मेज़रमेंट किससे किया जाता है? मीटर स्केल से किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ चुके हैं कि मेज़रमेंट करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड आवश्यक है। स्टैंडर्ड कैसा होगा? अलग अलग हो सकता है अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटी के लिए। ये नहीं है कि मान लीजिए मार्कर है तो मैं इस मार्कर को स्टैंडर्ड बना लूँ कि मान लीजिए मैंने तो ये मान लिया कि ये मेरा 1 मीटर स्केल है और मैं जब मेज़रमेंट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मेज़रमेंट करूँगा। तो मेरे मेज़रमेंट में और स्टैंडर्ड मेज़रमेंट में वेरिएशन आ जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए बच्चों जो कि सभी कंट्रीज़ के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, एप्लीकेबल हो और ईज़िली रीचेबल हो, जो आसानी से सबको प्राप्त हो पाए। तो स्टैंडर्ड हमारा जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो। और क्या बातें होनी चाहिए स्टैंडर्ड की? तो पहली बात लिख लेंगे कि ईज़िली ईज़िली एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा, ईज़िली रीचेबल होगा और वेल डिफाइंड होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है स्टैंडर्ड के लिए आवश्यक हैं। और उसका टेम्परेचर, प्रेशर और किसी प्लेस का उस स्टैंडर्ड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये सब बातें हम स्टैंडर्ड बनाते समय ध्यान में रखते हैं, ठीक है।
अब स्टैंडर्ड जब हम बना लेते हैं तो फिर मेज़रमेंट करना होगा। तो मेज़रमेंट वास्तव में है क्या? मेज़रमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड with the physical quantity. Suppose that we are required to measure the length of this board, then we will take a standard and standard को ऐसे लगाएंगे आप, और लगाने के बाद में 1 2 3 4 5 इस तरह से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे। जितनी बार कंपैरिजन होता है वही उसकी क्या कहलाती है? न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर जब मेज़रमेंट करेंगे तो आपको एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होगी, और दूसरा क्या होगा? वो यूनिट जिसमें कि आप मेज़रमेंट कर रहे हैं। तो यदि आप मीटर स्केल से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे उसकी यूनिट मीटर। यदि सेंटीमीटर स्केल से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो बच्चों उसकी यूनिट लिखेंगे आप सेंटीमीटर। यदि मिलीमीटर से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसकी यूनिट मिलीमीटर लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर? फिर उसके बाद एक एग्जांपल दे के बताते हैं हम कि सपोज दैट देयर इज़ अ रॉड ऑफ लेंथ 20 मीटर, है ना। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म 20 मीटर लॉन्ग रॉड? तो इसका इसे समझाते हैं कि 20 मीटर की यदि कोई रॉड है तो उसको कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे कि ये 20 मीटर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि मीटर स्केल इज़ 20 टाइम्स इन्वॉल्व इन द लेंथ ऑफ द रॉड। जब आप मीटर स्केल से उस रॉड का मेज़रमेंट करेंगे तो मेज़रमेंट 20 बार करना होगा आपको, और जितनी बार नंबर ऑफ़ टाइम्स जितना आपको मेज़रमेंट करना होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड कहलाता है या न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है। और जिस यूनिट में आप मेज़रमेंट करते हैं, है ना, जिस यूनिट में, चाहे मीटर में करें, चाहे सेंटीमीटर में करें, चाहे मिलीमीटर में करें, वो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कहलाती है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास मेज़रमेंट में बहुत आवश्यक हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड वन इज़ इट्स यूनिट। एक और एग्जांपल दे के बताते हैं कि जब आप कपड़ा लेने के लिए जाते हैं बाज़ार, आप कहते हैं 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो कपड़े वाला क्या करता है कि उसके पास स्टील का स्केल होता है, और स्टील के स्केल से कपड़े के एक सिरे को पकड़ता है और दूसरे सिरे का मेज़रमेंट करता है। जब 1 मीटर हो जाता है तो फिर उस हिस्से को दूसरे हाथ से पकड़ता है और फिर स्केल को लगाता है और फिर मेज़रमेंट करता है। तो जितनी बार वो मेज़रमेंट कर लेता है कपड़े का, वो उसकी क्या कहलाती है? न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है। और क्योंकि उसने मेज़रमेंट किस में किया है बच्चों? मीटर स्केल से किया है, मीटर में किया है, इसीलिए उसकी यूनिट कहलाती है मीटर। तो ये चीज़ें आवश्यक हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। एक एग्जाम्पल देके और बताते हैं, इफ़ वी वांट टू मेज़र दिस रॉड बाय द हेल्प ऑफ द सेंटीमीटर स्केल, देन सेंटीमीटर स्केल में जानते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो जब आप 20 में 100 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2000 सेंटीमीटर। तो 2000 इज़ हियर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज़ हियर यूनिट। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं N2 से रिप्रेजेंट कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर यूनिट को U2 से रिप्रेजेंट कर दूँ। इसी तरह से बच्चों पहले वाले सिस्टम में हमने दिखाया था, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू थी N1, यूनिट थी U1। ये वाली मैंने अभी आपको बताई ये N2, ये वाली U2। और यदि हम मिलीमीटर स्केल से इस रॉड का मेज़रमेंट करते तो क्या होता? मिलीमीटर स्केल से करते तो लिखा जाता 20,000, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में 20,000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये हो जाता आपका N3 इंटू U3। और दिस टर्म इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ डेट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N3 U3। ये तो आप छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि आप 20 मीटर इज इक्वल टू 22,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20,000 मिलीमीटर आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छे। तो हम ये कह सकते हैं इन टर्म्स से कि जहाँ पर पहले मीटर स्केल यूज़ कर रहे थे वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों 20 थी। जब आप सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2000 है। जब मिलीमीटर स्केल यूज़ कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू 20,000 है। तो आप ये कह सकते हैं कि एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी गेट इंक्रीज्ड, इट्स यूनिट कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, है ना। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 20 थी तो यूनिट मीटर थी, यहाँ 20,000 थी तो यहाँ सेंटीमीटर थी, अगले वाले में 20,000 है तो वहाँ मिलीमीटर हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे से एक रिलेशन से कनेक्टेड हैं। और बच्चों वो रिलेशन कौन सा है?
कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है जिसको आपने पी कहा है, और पी को कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इसीलिए ये रिलेशन बनेगा एन इंटू यू बराबर पी। सो इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट इन एवरी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे वो मीटर में आप मेजरमेंट कर रहे हो, चाहे सेंटीमीटर में, चाहे मिलीमीटर में मेजरमेंट कर रहे हो। तो ये बेसिक आइडिया हो गया हमारे पास मेजरमेंट का, कि मेजरमेंट में हमें किस किस बातों की आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे चलते हैं इसका, कि हमने जो सिस्टम है वो कौन कौन से अब तक यूज़ किए गए हैं और वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेट हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम जिसको कहते थे हम FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड। फुट मतलब लेंथ का मेजरमेंट था, पाउंड मतलब मास का मेजरमेंट था, और टाइम का मेजरमेंट बच्चों क्या कहलाता था, सेकंड कहलाता था। ये FPS सिस्टम था, इसे ब्रिटिश सिस्टम कहते थे। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था ये। फिर उसके बाद आया CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ का मेजरमेंट करते थे बच्चों सेंटीमीटर से, फिर मास का मेजरमेंट करते थे ग्राम से, और टाइम का मेजरमेंट करते थे सेकंड से। उसके बाद MKS सिस्टम, लेंथ का मेजरमेंट करेंगे हम मीटर से, मास का मेजरमेंट करेंगे किलोग्राम से, और टाइम का मेजरमेंट करेंगे हम सेकंड से। सो दीज आर द थ्री सिस्टम विच आर यूज्ड इन वर्ल्ड, और ये FPS, CGS और MKS सिस्टम था। जो आपका MKS सिस्टम है वो ज़्यादातर मैकेनिक्स में यूज़ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंथ मीटर मैकेनिक्स की टर्म है, किलोग्राम जो है मास जो वो भी मैकेनिक्स की टर्म है, और टाइम सेकंड वो भी मैकेनिक्स की टर्म है। तो ये तीनों ही टर्म मैकेनिक्स की हैं, तो बेसिकली इसे मैकेनिक्स सिस्टम कहा गया MKS सिस्टम को, है ना। फिर उसके बाद में फर्दर सब इन सिस्टम को कंबाइंड किया गया MKS सिस्टम को, और एक इंटरनेशनली D यूनिट सिस्टम बनाया गया जिसको SI सिस्टम कहा गया। SI सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनली D यूनिट सिस्टम। इसका एग्जांपल देखें, जैसे फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है, फोर्स बराबर M × A होता है। तो MK सिस्टम में मास की यूनिट हो जाती है किलोग्राम, एक्सीलरेशन की हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या कह देते हैं हम, न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन किसकी टर्म है, हमारी SI सिस्टम की टर्म है, और ये सिस्टम किसका है, MKS का। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स का जैसे कि डायग्राम दिखाया जा रहा है आप लोगों को, वर्नियर कैलिपर्स में ये वाले जो पार्ट है ऊपर वाला, इसे अपर जॉस कहते हैं, और निचले वाले जो पार्ट को हम लोअर जॉस कहते हैं। और ये स्टील का बना हुआ डिवाइस होती है वर्नियर कैलिपर्स। इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल की लीस्ट काउंट इतनी ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होती कि हम ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट करने के लिए हम मेन स्केल का यूज़ कर पाएँ। जैसे किसी सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमको वर्नियर कैलिपर्स की ही आवश्यकता होगी, हम मेन स्केल से उसका मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टील का बना हुआ होता है बच्चों। ये ऊपर भी यहाँ पर इस तरह से स्केल होता है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से स्केल होता है, वो इंच में होता है, और नीचे वाला जो स्केल है वो सेंटीमीटर में होता है। और ये वाला जो स्केल है इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, वर्नियर
स्केल, और इसका जो रेंज है मेन स्केल की वो 15 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पर पीछे एक और स्ट्रिप लगी होती है जिसको हम बैक स्केल कहते हैं। बैक स्केल का यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों होता है इसमें? बैक स्केल से हम किसी डेप्थ का मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे ये कैप है, कैप का मेज़रमेंट करना है डेप्थ का, तो हम बैक स्केल को अंदर लगा लेते हैं। तो ये नॉर्मली इसके बारे में कंस्ट्रक्शन हो गया। ऊपर वाले इसको मेन स्केल कहते हैं, सेंटर वाले स्केल को, और डाटा स्केल भी कहा जाता है इसको। मेन स्केल के अलावा इसको और क्या कहते हैं हम? डाटा स्केल। डाटा स्केल। अब हम इसको बच्चों पढ़ना सीखते हैं कि किस तरह से ये पढ़ा जाएगा, कैसे इसका मेज़रमेंट किया जाता है इससे किसी ऑब्जेक्ट का। तो डायमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा है D=x + y × लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को हम और नाम भी दे देते हैं जिसको कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट, ये कहते हैं। x जो है बच्चों वो यहाँ पर मेन स्केल है, मेन स्केल रीडिंग है, और y जो है हमारी वो वर्नियर स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो हमने ये बताया आपको कि मेन स्केल इज़ नॉट प्रेफरेबल टू मेज़र द स्मॉल मेज़रमेंट। जैसे क्यों नहीं होता ऐसा कि जो हमारा मेन स्केल होता है, वो मेन स्केल जो होता है या मीटर स्केल जो होता है, मीटर स्केल में 0 और 1 के बीच में कितने डिवीज़न होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवीज़न होते हैं बच्चों। अब ये 10 डिवीज़न होते हैं तो इसका यदि लीस्ट काउंट लिखें तो लीस्ट काउंट होता है रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न। तो रेंज हमारे पास यहाँ क्या है? 1 - 0, और डिवीज़न की संख्या कितना है? 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.1। दोबारा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न, नंबर ऑफ डिवीज़न ये कहते हैं इसको। तो लीस्ट काउंट जो है इसकी वो 0.1 होती है। जब हम यहाँ पर इसकी लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे वर्नियर कैलिपर्स की बच्चों, तो वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के दौरान हमें ये पता पड़ेगा कि उसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है। तो 0.01 सेंटीमीटर का मतलब है कि वो 1 डिवीज़न के 100वें टर्म तक, 1 डिवीज़न के 100th टर्म तक मेज़रमेंट दे सकता है। ये 1 डिवीज़न के कितने टर्म तक मेज़रमेंट दे सकता है? 10th डिवीज़न तक। और जब हमारा वर्नियर स्केल की बात करेंगे तो उसकी लीस्ट काउंट होती है 0.01, ये होती है लीस्ट काउंट। और इस दौरान जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 बार आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक डिवीज़न के 100वें पार्ट तक, एक डिवीज़न के 100 पार्ट तक ये रीडिंग दे सकता है। इसीलिए 100 पार्ट तक रीडिंग दे सकता है, इसीलिए हम ये वर्नियर स्केल को हम ज़्यादा छोटे मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमें ज़ीरो एरर स्टडी करनी होगी, उसके लिए डायग्राम की आवश्यकता है। मैंने कोशिश की है, ये डायग्राम तो बनाया है। इसके अलावा कोशिश करते हैं कि आपको वर्बली भी समझाएं कि जो दोनों जॉज़ हैं, इन दोनों जॉज़ को बंद कर देंगे। जब दोनों जॉज़ को इस तरह से बंद कर देंगे तो देखा गया है बच्चों कि यहाँ पर 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न, यहाँ पर गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 मेन स्केल डिवीज़न से टच कर रहे होते हैं। 10 मेन स्केल डिवीज़न 9 मेन स्केल डिवीज़न से टच कर रहे होते हैं। ये इनके बीच में रिलेशन होता है और इस आधार पर हम वर्नियर कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसका वर्नियर कांस्टेंट लिखें हम तो क्या लिखा जाएगा? इसको हटा देते हैं। तो इसका वर्नियर कांस्टेंट लिखा जाएगा बच्चों, वर्नियर कांस्टेंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस के 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। आपको रिलेशन मैंने बताया कि व्हेनेवर यू क्लोज डाउन द अपर एंड लोअर जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स देन 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न
टच्ड विद द 9 मेन स्केल डिवीज़न। तो इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 8th क्लास में जैसे करते थे, वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिवीज़न। तो आप लिख सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड करेगा 9/10 मेन स्केल डिवीज़न से, और इस तरह से आप 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू लिख लेंगे 9/10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वर्नियर कांस्टेंट आ जाएगा हमारा 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस के 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 9/9, 10 माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीज़न, एंड डेट इज इक्वल टू 1/10 मेन स्केल डिवीज़न। ये mm में आती है रीडिंग जब आप इसे 0.1 mm कहोगे, और जब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 10 से डिवाइड लगा देंगे। तो 10 से डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक ज़रा इसे देख लीजिए कि आपको समझ में आया है नहीं। तो बच्चों, हम इस तरह से वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते रहे हैं, और हम कुछ का एग्जांपल देके समझाएंगे भी। कह दिया गया आपसे कि 20 मेन स्केल डिवीज़न कोइंसाइड विद द 19 वर्नियर स्केल डिवीज़न, 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड विद द 19 मेन स्केल डिवीज़न। तो उसको भी आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड विद लिख देंगे 19 मेन स्केल डिवीज़न। तो फिर 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न सॉल्व होकर आएगा 19/20 वर्नियर स्केल डिवीज़न, और जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 19/20 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 20 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और फिर 1/20 आ जाएगा। और 1/20 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आना चाहिए, बोलिए। 1/20 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू आएगी 0.05 mm, है ना। वैल्यू आएगी बच्चों 0.05 mm। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ देकर अलग अलग तरह से वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वैल्यू आती है वो 0.01 सेंटीमीटर आती है। इज डेट क्लियर। अब ये हमने इतना बता दिया कि वर्नियर कांस्टेंट कैसे निकलता है। ये जब आप दोनों जॉज को बंद कर देंगे बच्चों, तो जब दोनों जॉज को बंद करने के बाद में देखेंगे कि निचला वाला जो स्केल के 10 डिवीज़न है ऊपर वाले स्केल के 9 डिवीज़न को टच कर रहे हैं। अब हम एरर के बारे में और स्टडी करते हैं। जब आप बंद करेंगे तो जो बिल्कुल एक्यूरेट वर्नियर स्केल होगा, जब आप बंद करेंगे तो उसका ऊपर वाला 0 और नीचे वाला 0, यानी कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0, जैसा कि इस डायग्राम में आप देखें, इसमें तो एरर दिखा रहा हूँ मैं। ये ऊपर वाला 0 जो है वो किसका है, मेन स्केल का 0, और नीचे वाला जो स्केल है वो वर्नियर है। ये मेन स्केल है, मेन स्केल, और ये वाला बच्चों आपका क्या है, वर्नियर। तो यदि बिल्कुल एक्यूरेट यदि फुली कैलिब्रेटेड एक्यूरेट वर्नियर स्केल होता है तो 0 ऑफ द वर्नियर स्केल एंड 0 ऑफ द मेन स्केल विद कोइंसाइड विद ईच अदर। जैसे हमारे पास में ऊपर इसका 0 मान लें मेन स्केल का, और ये वर्नियर का 0 है, तो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं इस तरह से, तो हम ये कहेंगे कि इस समय 0 एरर है ना, बंद करने के बाद में। और फिर उसके बाद 2 केस होते हैं। एक केस होता है हमारा पॉजिटिव एरर का, पॉजिटिव एरर, और एक केस होता है हमारे पास नेगेटिव एरर का, नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर पढ़ें। whenever we are using vernier calipers for a long time, then we see that there occurs some error in the instrument, और इस एरर को हम
दो तरह से पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। नीचे वाला बच्चों वर्नियर का 0 है, ऊपर वाला मेन स्केल का 0 है। तो यदि आप उस वर्नियर कैलिपर्स को पूरी तरह से शट डाउन कर दें, बंद कर दें, तो आप देखें कि नीचे वाला जो 0 है और ऊपर वाला जो 0 है उसमें इस तरह से गैप आ जाए, है ना। दोबारा से बोल रहा हूँ, इस तरह से गैप आ जाए। तो अब फिलहाल देखें मेन स्केल के रेस्पेक्ट में वर्नियर स्केल जो उंगली से दिखा रहे हैं हम, वो पीछे है। पीछे मतलब पॉजिटिव, पी मतलब पीछे और पी मतलब पॉजिटिव। तो इस तरह से whenever the vernier 0 of the vernier coincide in backward direction with the 0 of the main scale, then such type of error is known as the पॉजिटिव एरर, है ना। और याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया है कि पी मतलब पीछे। तो यहाँ पर वैल्यू देखें कि कितना हमारे पास एरर है, तो गिनेंगे, गिन के देखते हैं। गिनेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 और इसका जो 0 है ये वाला था, तो 1 और 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 और 2। दोबारा से इसे बताते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो ये 1 और फिर उसके बाद में 2 आ रही है। तो यहाँ पर एक ही जो वैल्यू है एरर जो है वो आप कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। बाद में जाके ये जो एरर है वो फाइनल रिजल्ट में ऑपरेट होती है, और ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है इसमें कि a इंटू लीस्ट काउंट से इंटू कर देते हैं। पॉजिटिव एरर है तो इसमें एरर घट जाती है फाइनल रिजल्ट में, और यदि नेगेटिव एरर होती है तो वो जुड़ जाती है। तो यदि इसे सॉल्व करें तो 2 इंटू लीस्ट काउंट इसका देख लें 0.01 बताया मैंने आपको। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों ये आएगा माइनस के 0.02। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव एरर को जो इंट्रोड्यूस हुई थी वर्नियर कैलिपर्स में उसको सॉर्ट आउट कर लिया। दूसरी तरह की एरर जो है वो हमारी नेगेटिव एरर है। दूसरे तरह का जो एरर है वो नेगेटिव एरर है, और नेगेटिव एरर में बच्चों देख रहे हैं कि व्हेनेवर द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल मूव फॉरवर्ड विद द 0 ऑफ द मेन स्केल, यदि हमारे पास ऊपर वाला मेन स्केल हो और नीचे वाला वर्नियर स्केल हो तो 0 एरर में तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते हैं इस तरह से, पर जब नेगेटिव एरर हो जाती है तो ये स्केल जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब आप चेक कर लीजिए कि कितनी डिवीज़न ये आगे शिफ्ट हो गया है। तो मैं डायग्राम से गिन के बताऊं तो ये आपका आ जाएगा आपका 0, 1, 2 और 3। तो बच्चों ये थर्ड डिवीज़न पर आपका टच कर रहा है, तो आप a बराबर यहाँ लिख देंगे आप 3, और जब इसे ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेट करने के दौरान लिखा जाएगा a इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 0.01, तो ये आ जाएगा 0.03। इस बार ये एरर जो है वो जुड़ेगी। तो नेगेटिव एरर हमेशा जुड़ती है और पॉजिटिव एरर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ज़रा लिख लीजिए इसको जब तक। अब इसकी रीडिंग लेना बताते हैं कि किस तरह से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो आपको बच्चों लैब में कोई सिलेंडर दे दिया जाएगा छोटा सा, या एक बॉब दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसका मेज़रमेंट करके दिखाइए। तो मान लीजिए कोई सिलेंडर है इस तरह से, और इसका डायमीटर मान लीजिए कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, ये वाला डायमीटर। तो आप क्या करेंगे, जिसका भी मेज़रमेंट करना होता है उसको अपर जॉज में लोअर जॉज में क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं। 2 जॉज होते हैं तो दोनों से इस तरह से सिलेंडर होगा आपका, सिलेंडर का ये वाला फ्रंट आ गया और ये दोनों जॉज में इस तरह से फंसा लेते हैं। फंसाने के बाद में फिर देखते हैं कि हमारी मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो मेन स्केल रीडिंग हमेशा बच्चों किससे देखी जाती है, 0 से, इस वाले 0 से देखेंगे। तो आप चेक करेंगे कि वर्नियर का 0 मेन स्केल को कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये 0 है, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वैल्यूज़ हैं। तो आप चेक करिए कि 0 जो है वो वर्नियर स्केल को कहाँ टच कर रहा है। तो देखो 0 जो है वर्नियर स्केल को
इन दो डिवीज़न के बीच में टच कर रहा है, तो जो डिवीज़न बाहर निकल जाता, आगे चला जाता लेफ्ट वार्ड में, वहाँ से काउंटिंग करते हैं। तो ये हो गए 1, 2 और 3। तो ये वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3 वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ कितना दे रखा है? 2। तो x की वैल्यू आप लिख लेंगे, x इजिकल टू लिखा जाएगा 2.3। फिर उसके बाद अब हमें y फाइंड आउट करना है। y इज़ द वैल्यू ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल को फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कि इनमें से 0 के बाद 10 डिवीज़न हैं। इन 10 डिवीज़न में से एक दूसरे के आमने सामने कौन टच कर रहा है? ऐसे जैसे ये डिवीज़न है, ऐसे करके ये डिवीज़न दे रखे हैं, ये मेन स्केल के डिवीज़न हो गए। तो हमें ये देखना है कि आमने सामने जस्ट इस तरह से कौन सा डिवीज़न टच कर रहा है। तो ये वाला मान लीजिए ये 0 है, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब y इजिकल टू क्या लिख देंगे? 6। 6th डिवीज़न टच कर रहा है जस्ट आमने सामने। तो आप वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसको y इजिकल टू क्या लिख देंगे बच्चों? 6 लिख देंगे। और यहाँ पर टच कर देखें तो 1, 2 और 3, यहाँ पर देखें 1 और ये 2, दूसरा डिवीज़न टच कर रहा है। इससे और इससे ये वाला डिवीज़न और ये वाला डिवीज़न आमने सामने टच कर रहा है, ऐसे करके। सेकंड डिवीज़न, सेकंड वर्नियर का सेकंड टच कर रहा है, वर्नियर के डिवीज़न को लिखा जाता है। तो y इजिकल टू क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग x है, उसमें मेन स्केल की रीडिंग लिखी जाती है और वर्नियर में वर्नियर की रीडिंग लिखी जाएगी। अब बस आसान हो गया, d बराबर x प्लस वाई इंटू 0.01 लिख देंगे। x की वैल्यू है बच्चों हमारे पास में 2.3, y 2 इंटू 0.01, तो 2.3 प्लस 0.02, तो 2.32 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर निकाल लेंगे। तो आप कोई भी रिजल्ट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वर्नियर स्केल का। राइट डाउन। तो बच्चों वर्नियर कैलिपर्स जैसा कि हम लोगों ने अभी ख़त्म किया है, उसके बाद IIT जी के ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं। और इन दोनों ही क्वेश्चंस में वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट फाइंड आउट करवाई गई है। पहला वाला क्वेश्चन है, ये वर्नियर कैलिपर्स हैज़ 1 mm makes on the main scale. It has 20 equal division on the vernier scale which match with the 16 main scale division. For this vernier calipers least count is, आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न बच्चों 16 मेन स्केल डिवीज़न से टच कर रहे हैं। तो जैसा हम वर्नियर कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला जानते हैं, वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस के 1 VSD। अब आप देखें तो यहाँ लिख सकते हैं आप 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न, जैसा 8th क्लास में पढ़ते आ रहे थे आप लोग, इस तरह की कैलकुलेशन। कोइंसाइड विद कितने? 16 मेन स्केल डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड विद लिखा जाएगा 16/20 मेन स्केल डिवीज़न, इसको लिख सकते हैं। अब आपके पास रिलेशन है वर्नियर कांस्टेंट के लिए, तो फाइंड आउट करें वैल्यू, तो लिखा जाएगा 1 MSD माइनस के 16/20 MSD। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस की 16/20 MSD, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4/20 ये टर्म आ जाएगी आपकी। इसको जब 4/20 बच्चों वैल्यू आ जाएगी तो आंसर में कितना आएगा आपका? 0.2 mm। ऑप्शन नंबर डी ठीक है आपका। अरे बहुत आसान है ये, जैसा हम पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताया था अभी किस तरह से डेरिवेशंस में हमने वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट किया था, उसी का रिवीजन हो रहा है। अब आपसे कह दे कि
मान लीजिए 18 डिवीज़न टच कर रहे हैं 20 के रेस्पेक्ट में, तो आप 18/20 कर देंगे, तो आंसर कितना बनेगा आपका 20 - 18/20 यानी कि 2/20। तो फिर आंसर कितना बनेगा आपका 0.01 mm बन जाएगा। 2/20 करेंगे तो कितना बनेगा 0.1 mm, सॉरी 0.1 mm बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऐसे ये दूसरा IIT का क्वेश्चन है कि nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, है ना, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल गिवन 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू A यूनिट। इसकी A यूनिट दे रखी है, यहाँ पर 1 mm दे रखी थी, तो आप 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm लगाएंगे तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका देखते हैं इस वाले का सॉल्यूशन। पहले इसको उतार लीजिए, राइट डाउन। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट निकालने के लिए रिलेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस के 1 VSD। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीज़न और VSD का मतलब वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आपसे कहा गया है n+1 वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n मेन स्केल, ये दे रखा है आपको। तो आप बच्चों 1 VSD निकालेंगे तो लिखा जाएगा n/n+1 MSD। तो आप सॉल्व करेंगे वर्नियर कांस्टेंट बराबर उस फॉर्मूले में रखकर, तो 1 MSD माइनस के ये वाला रिलेशन लगा दीजिए अब कि 1 VSD इज इक्वल टू कितना होता है n/n+1 MSD। तो ये लगाएंगे माइनस के n/n+1 MSD। तो सॉल्व करेंगे n+1 माइनस के n/n+1 एलसीएम लेके MSD। n से n कैंसिल आउट होगा, आंसर आएगा 1/n+1 MSD। इतना ये आंसर आ गया बच्चों। अभी पर आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, कहा गया है कि 1 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू A यूनिट। तो आप लिख सकते हैं 1/n+1 MSD की जगह क्या लिख देंगे A, तो ये हो जाएगा A/n+1। राइट डाउन।